हम सब जानते हैं कि दुनिया की बढ़ती आबादी को खिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक रास्ता है टेक्नोलॉजी का, जो कहता है कि हमें बेहतर और स्मार्ट बीज बनाने चाहिए, और दूसरा रास्ता है पारिस्थितिकी का, जो खेती करने के पूरे सिस्टम को ही बदलने की बात करता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इन दोनों रास्तों को थोड़ा करीब से देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। आज दुनिया में जितनी भी ट्रांसजेनिक फसलें उगाई जाती हैं, उनमें से 80% से ज्यादा हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हैं, यानी उन पर खरपतवार नाशक का असर नहीं होता। ये एक आंकड़ा ही ये दिखाने के लिए काफी है कि खेती में सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का दबदबा कितना ज्यादा हो सकता है। बात है 1996 की, जब खेती की दुनिया में एक तरह की क्रांति आई। ये क्रांति थी ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट, या जिसे जीआर फसलें कहते हैं, उनका आना। और इसने खरपतवार यानी जो अनचाहे पौधे होते हैं, उनसे निपटने का तरीका ही बदल कर रख दिया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब ये था कि किसान अब ग्लाइफोसैट नाम का एक बहुत पावरफुल खरपतवार नाशक सीधे अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते थे और उनकी मेन फसल को कोई नुकसान नहीं होता था। इससे किसानों के लिए खरपतवार हटाना मतलब एकदम आसान हो गया। तो सवाल उठता है कि ये इतनी जल्दी पॉपुलर क्यों हो गई? किसानों ने इसे हाथों हाथ क्यों लिया? देखिए, इसके पीछे 4 बड़ी वजहें थीं। पहली, ये बहुत असरदार थी। दूसरी, इस्तेमाल में बेहद आसान। तीसरी, सस्ती भी थी। और चौथी, इसे सुरक्षित भी माना गया। अब इन सब फायदों को मिलाकर देखिए तो जाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी तेजी से फैल गई। और इसकी रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। 1996 में बाजार में आने के ठीक 1 साल बाद ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल 81% बढ़ गया। और सोचिए, 2002 तक तो हालत ये हो गई थी कि अमेरिका के सोयाबीन के खेतों में पहले जहां 11 तरह के खरपतवार नाशक इस्तेमाल होते थे, अब सिर्फ एक ही रह गया था, ग्लाइफोसेट। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस जबरदस्त कामयाबी की एक कीमत भी थी। एक ऐसा नतीजा जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हुआ ये कि ग्लाइफोसेट पर इतनी ज्यादा निर्भरता ने खरपतवारों के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। देखिए, प्रकृति का नियम है कि अगर आप उसके सामने बार बार एक ही चुनौती रखेंगे, तो वो उससे निपटने का रास्ता निकाल ही लेगी। और यहाँ भी बिल्कुल यही हुआ। और इस समस्या का सबसे बड़ा चेहरा बना पिगवीड डिजास्टर। एक खरपतवार है पामर ऐमारैंथ। अचानक इस पर ग्लाइफोसेट का कोई असर होना बंद हो गया और ये बेतहाशा फैलने लगा। इसने किसानों की नाक में दम कर दिया और ये साफ हो गया कि समस्या कितनी बड़ी और गंभीर हो सकती है। और ये आग सिर्फ एक खेत तक सीमित नहीं रही। बहुत जल्द दूसरी खरपतवारों ने भी यही रास्ता पकड़ लिया। वाटर हेम्प, कॉमन रैगवीड, हॉर्सवीड, एक के बाद एक कई प्रजातियों ने ग्लाइफोसेट के खिलाफ अपनी ढाल बना ली। अच्छा, तो दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ठीक है, ये पुराना हो गया तो कोई नया शाकनाशी बना लेते हैं, है ना? पर यही असली मुश्किल है। आप अंदाजा लगाइए, 1950 के दशक में एक नया हर्बिसाइड खोजने के लिए करीब 1000 केमिकल्स को टेस्ट करना पड़ता था। और आज ये आंकड़ा 5 लाख के भी पार है। मतलब ये काम अब बहुत ज्यादा महंगा और लंबा हो गया है। तो इस समस्या के जवाब में हमारे सामने पहला रास्ता आता है टेक्नोलॉजी का। मतलब टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाकर इस चुनौती से निपटना और प्रकृति से एक कदम आगे रहना। यहाँ पर एंट्री होती है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन यानी MAS जैसी तकनीकों की। इसे आप प्लांट ब्रीडर्स के लिए एक तरह का जेनेटिक गूगल मैप समझ सकते हैं। मतलब अब उन्हें पौधे के बड़े होने और उसमें वो गुण दिखने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो सीधे पौधे के DNA में झांक कर पता लगा सकते हैं कि उसमें वो अच्छा वाला जीन है या नहीं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से समझे तो सबसे पहले साइंटिस्ट किसी अच्छे जीन, मान लीजिए बीमारी से लड़ने वाले जीन, को एक DNA मार्कर से लिंक कर देते हैं। फिर वो छोटे छोटे पौधों में ही उस मार्कर को ढूंढते हैं। जिन पौधों में वो मार्कर मिल जाता है, बस उन्हीं को आगे ब्रीडिंग के लिए चुना जाता है। नतीजा, नई और बेहतर फसलें बहुत बहुत तेजी से तैयार हो जाती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी तो लगातार आगे बढ़ रही है। अब हमारे पास स्टिलिंग, विग्स और सबसे चर्चित क्रिस्पर जैसी तकनीकें हैं। क्रिस्पर तो इतनी कमाल की चीज़ है कि इससे DNA को लगभग किसी कंप्यूटर फाइल की तरह एडिट किया जा सकता है।
तो कुल मिलाकर इस पहले रास्ते का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम पौधों को ही स्मार्ट बना दें, उनके जेनेटिक कोड में जरूरी बदलाव करके उन्हें कीटों, बीमारियों और मौसम की मार झेलने के लिए ज्यादा मजबूत बना दें। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। ये रास्ता पहले वाले से बिल्कुल अलग है। ये रास्ता सिर्फ पौधों को बदलने पर नहीं, बल्कि खेती की पूरी प्रणाली को ही बदलने पर केंद्रित है। ये सोच आई कहाँ से? ये दरअसल उस हरित क्रांति के जवाब में आई, जिसने पैदावार तो खूब बढ़ाई, लेकिन साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को और खेती की अपनी विविधता को भी काफी नुकसान पहुंचाया। इस रास्ते की आत्मा है खाद्य संप्रभुता। अब ये एक बड़ा शब्द है, पर इसका मतलब सीधा है। इसका मतलब है कि लोगों को ये हक हो कि वो तय करें कि वो क्या उगाएं, कैसे उगाएं और क्या खाएंगे। और ये सब ऐसे तरीकों से हो जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हों। तो इस सिस्टम के नियम क्या हैं? ये इंडस्ट्रियल खेती से एकदम उल्टे हैं। यहाँ मशीनी आदेशों से ज्यादा स्थानीय ज्ञान को तवज्जो दी जाती है। एक ही तरह की फसल की जगह फसलों और पशुओं में विविधता को बढ़ावा दिया जाता है। और सबसे जरूरी, जो उगा रहा है और जो खा रहा है, उनके बीच एक सीधा रिश्ता बनाने की कोशिश की जाती है। तो अब हमारे सामने ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। चलिए एक बार दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, पूरी बहस इन्हीं दो विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है तकनीकी सटीकता, जिसका फोकस है सिस्टम के अंदर की चीज़ों को, यानी पौधों को बेहतर बनाना, और इसके हथियार हैं MAS और जीनोम एडिटिंग। और दूसरी तरफ है पारिस्थितिक विविधीकरण। इसका फोकस है पूरे सिस्टम को ही बदल देना, और इसके सिद्धांत हैं खाद्य संप्रभुता और स्थानीय ज्ञान। ये असल में पार्ट्स को सुधारने बनाम पूरे सिस्टम को बदलने की लड़ाई है। और यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, टिकाऊ नहीं हो सकती अगर हम सिर्फ उसी पर निर्भर हो जाए। अगर किसान बार बार एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेगा तो प्रकृति उसका तोड़ निकाल ही लेगी। विविधता की कमी किसी भी सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। तो घूम फिर कर हम उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं, एक बढ़ती हुई आबादी का पेट कैसे भरे, वो भी टिकाऊ तरीके से। और ये चुनाव सिर्फ टेक्नोलॉजी या तरीकों का नहीं है, ये एक सोच का, एक फिलॉसफी का चुनाव है। ये हमारे भोजन और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में है। तो सवाल यही है कि भोजन का भविष्य किस रास्ते पर चलेगा? क्या हम टेक्नोलॉजी की मदद से भोजन को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर हम पारिस्थितिकी के नियमों के हिसाब से उसे फिर से डिजाइन करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।